निगेटिव करवा दीजिए। आपका पावर नहीं है आपके पास, वहाँ से उसको हटा दीजिए। सर वो सेल्फ हटा बाई द पीपल के द्वारा ही चलता है, वो तो सही है, बाई द पीपल के द्वारा ही संचालित होता है। उसपे सर से तो ये आया, विचार आया है, इसमें संशोधन होना चाहिए। हाँ, वही मैं विचार आया तो विचार पावर का और पावर मिलेगा, पब्लिक को पावर मिलेगा ना, तो छीना नहीं जाएगा। जैसे तो जो मैं कहना चाहती हूँ क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ देखिए, यहाँ आने का सेंस है इस डिफिनेशन के अनुसार, यहाँ आने का सेंस क्या है? पब्लिक जो है संप्रभु है, पब्लिक में सोवरेनिटी टेस्ट है। और सोवरेनिटी समझती है? ये सोवरेनिटी दो तरह का होता है, दो मुद्दे होता है सोवरेनिटी, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट हमारी ये दो फैक्टरियां बनाती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल से हम फॉरेन रिलेशन को कायम करते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब हमारे लिए फॉरेन एक्ट बनाएगी, फॉरेन रिलेशन कायम करेगी, तो फॉरेन विदेशी लोग भी उसके एजेंट को फॉलो करेंगे, तो हमारा मित्र होगा, फॉलो करेगा, और देश की सारी जनता उसको फॉलो करेगी, तो इंटरनल सोवरेनिटी हुआ। तो सोवरेनिटी का मतलब हुआ कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि ऐसा काम करते हैं कि विदेश को भी कंट्रोल करते हैं, देश की जनता को भी कंट्रोल करते हैं, दैट इज ऑल्सो सोवरेनिटी। तो होता है स्वयं का प्रभु ना, जनता हमारी स्वयं प्रभु है, हम खुद अपने स्वयं प्रभु है। सरकार हमारी है, सरकार को जैसा हम करेंगे सरकार करेगी, जैसा हम सरकार को वापस बुला सकते हैं। हम रिकॉल वाली सिस्टम अमेरिका में है, रिकॉल वाली सिस्टम अमेरिका में, इंडिया में नहीं। रिकॉल वाली सिस्टम यहाँ भी होने वाली है, जब हो जाएगा तो अपनी बात करने की स्वतंत्रता कार्य सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये जो पढ़ने जवाब दे दीजिए, सुनिए हो गया। ये जो पढ़िए अपनी बात करने की स्वतंत्रता सबके पास है। बेसिकली ये होता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में देखते हैं तो आप कहते हो डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस स्टेटमेंट इज अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे एरिया में जो चल रहा है ये डेमोक्रेसी है, एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी है। वोटिंग हो रहा है, कोई पर्सन वहाँ पे नॉमिनेट हो रहा है, वो इलेक्ट भी हो रहा है, वो जीत रहा है, फिर वहाँ पे वो शासन जो रेगुलेट कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं ये डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन जो एक सिविल सर्वेंट्स हैं, बेसिकली जो यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करके जाते हैं किसी एरिया में रेगुलेट करने के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे वो रेगुलेट करते हैं, देखते हैं शासन व्यवस्था को, तो उनको बहुत सारे एरिया ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा मोतिहारी का इलाका है वैसा ही एरिया है, नहीं। डिफरेंट सारे एरियाज ऐसे जो नक्सलाइट एरियाज हैं, और वहाँ पे दो लोगों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया गया, ठीक है। तो एक पर्सन को बोला जाता है यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसको बस वही पर्सन खड़ा करता है, नॉमिनेट करता है, लेकिन उसको एक भी पर्सन वोट नहीं देगा। वोट तो उसी को जाता है जिसको उन्होंने मतलब वेपन्स का यूज किया है, अपने पावर्स का यूज किया है, और उसके बाद वो पर्सन जो है 20 इयर्स 25 इयर्स इतने साल से वहाँ पे जो रेगुलेट करते आ रहा है, ठीक है। तो
मेंबर होते हैं, आप लोग सुन लीजिए। एग्जीक्यूटिव में दो तरह के मेंबर होते हैं। हमारे एक विधायक, हमारे एक सांसद जो इलेक्टेड होकर पार्लियामेंट में चले गए, पार्लियामेंट की जिस पार्टी की, अगर उनकी पार्टी की बहुमत है, मिनिस्टर बन गए, तो मिनिस्टर बनते ही एग्जीक्यूटिव में आ गए। एमपी जब तक हैं तब तक वे सांसद हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं। संसद के मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कहते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर है। इंडिया का पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो होता है, तो जैसे ही मंत्री बन गया एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गया, कार्यपालिका हो गया। कार्यपालिका के अंदर हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तीन तरह का मान लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एग्जीक्यूटिव का हेड सुप्रीम होता है हमारा प्रेसिडेंट, लेकिन कंस्टिट्यूशनल होता है, नॉमिनल होता है, और रियल होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर होता है कैबिनेट का डायरेक्टर होता है, संचालक होता है और संचालित करता है। और उसके कैबिनेट में भी तीन तरह के मंत्री होते हैं, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मंत्री होते हैं। उसमें बटलर होता है, वह कैबिनेट का होता है, सेकंड हेल्पर होता है, वह स्टेट लेवल का होता है, और थर्ड होता है ड्यूटी मिनिस्टर होता है। सारे के सारे मंत्रीगण विद प्राइम मिनिस्टर ऑल आर एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरह का होता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड होकर मंत्री बन गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, और सेकेंडली होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हमारा डीएम है, एसपी है, सिविल सर्वेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये हमारे सारे एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया सर्विस। एक चपरासी भी है उसका डीएम का परमानेंट उसका जॉब हो गया है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, समझ रहे हैं ना। तो एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कभी कभी जैसे इमरजेंसी में परमानेंट एग्जीक्यूटिव को पावर अधिक मिल जाता है, इमरजेंसी पीरियड में, राष्ट्रपति शासन में। तो वो तो एक प्रोसेस ना है पार्लियामेंट के अंदर, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रोसेस है कि कब परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है कब पावरफुल बन जाएगा और हावी हो जाएगा किसके ऊपर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पर कब हावी होगा। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब क्राइम करता है या घोटाला करता है तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हद करीब बनाता है और उसको जेल भेजता है। सर लेकिन डेमोक्रेसी तो ही है। डेमोक्रेसी की जो एग्जांपल का ये है ना, वो डीमेरिट है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो डेमोक्रेसी की एग्जांपल का डीमेरिट है। तो इसको कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी की एग्जांपल को खत्म किया जाना है, ये इसका मीनिंग है। हमारी पार्लियामेंट चलिए बात को खत्म किया समाप्त हो गया है। काफी सर, आज की समय समाप्त हो गया, फिर कल 7 बजे मिलेंगे। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड करेंगे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए संविधान के आर्टिकल इतने में संशोधन करके इसको ऐसे किया जाए, जब सपोर्ट मिल जाएगा, आपके स्टेटमेंट का सपोर्ट पार्लियामेंट मिल जाएगा, तो आपकी बात रह जाएगी, हमारी बात रह जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगता है कि हम सपोर्ट करने की जायका में रहे तब संशोधन होगा। आप लोग महाराज सभी लोग विद्वान हैं, मानते हैं, आप लोग इतना इसमें इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब ठीक है, अब उसमें कटास मत कीजिए किसी का। हो गया आप पढ़े, आप बताए, आप एसएससी के टीचर हैं, ये जो पढ़े ये अपना मतलब वहाँ पे ये अपना पढ़े कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये सुना है, इसे किया गया है। अब इसे हो ना हो इसमें ये चीजें अपने मन की भावना को अपने मन की बातों को व्यक्त किया गया। हम लोग अपने जगह पर जो क्वेश्चन कही है, ठीक है, किया हम किया किया उसको कहां दिक्कत था, मतलब ज्यादा सीरियस अब समझाने की क्रम में सीरियस करते हैं आप लोग। थोड़ी नहीं छोटी आवाज बड़ी होती है, बात पढ़ाते हैं तो एक बार क्या करिए इतना प्रेशर हो जाता है। हो गया सर, अपनी जानकारी अपनी सीमा तक है सब। किसी पॉइंट पर सीरियस मत भाई आप लोग, ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। पेंशन नहीं मिलने वाला असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए ना उसका जो भी डिटेल्स है इसमें दिया हुआ है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होगा, या बता रहा है कि असेसमेंट ऑफ द लर्निंग इज इंटरवलिंग असेसमेंट ऑफ द लर्निंग है रोको से प्लीज शांत बनाए रखिए। ऑब्टेन मोर देन वंस rather than at the end. Students understand exactly what they are to learn
what is expected to them and are given feedback on how to improve their work। यानी क्या करता है सर, बताइए सर, आप लोग इंग्लिश से जाते हैं फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा सर। बताइए सर, त्रिपाठी सर आप ही बताइए, आप ही ऑफ एज और फॉर तीनों का आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बताइए सर, यहाँ फॉर वाला वो तो आप हिस्ट्री के माध्यम से बता दिए, नहीं बहुत सारा कंस्टिट्यूशन बना दिए के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया। वही थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। नहीं पावर ठीक है सर। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, उसमें हम फॉर्मेटिव जो होता है फॉर्मेटिव नॉलेज पाते हैं। और उससे होता क्या है कि लर्निंग करने के बाद असेसमेंट हम जब करने जाते हैं तो हमको सारे जो लर्निंग किए हैं उसके हमारे माइंड में सारी बातें आ जाती हैं और उसके अनुसार हम क्वेश्चन राइट करते हैं और क्वेश्चन को हम रेडी करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मेरे ख्याल से सर, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है। हमें पहले बोलाओगे, देखिए इसमें कुछ जो फिक्स पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट क्या करता है देता है सर, ठीक है ना। तो केवल फिक्स पॉइंट आपने बहुत बेहतर दिया हुआ है, तो उस पर केवल हम फोकस नहीं करें। मेरे ख्याल से ये कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर असेसमेंट ले रहे हैं तो हमको शिक्षार्थी बनना होगा, हमें विद्यार्थी बनना होगा। और विद्यार्थी जैसे लोग इम्पैथी और सिंपैथी जानते हैं ना सर, मेरे ख्याल से इम्पैथी और सिंपैथी, तो हमको क्या एक विद्यार्थी बन करके और तब समझना होगा कि हम जो पढ़ाए उसमें ये बच्चा जो है ना, इस बच्चा के जगह हम होते, अगर इस बच्चा के जगह हम होते तो हम इन चीज़ों को कैसे समझते। अब उस शिक्षार्थी हो करके अब तब हमको उन चीज़ों को समझना है। असेसमेंट अगर ले रहे हैं, मान लीजिए असेसमेंट ले लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो हमको सर आपको भी मौका देंगे सर, ठीक है। सर को भी आपको भी देंगे, वो सर को भी देंगे एक बार मौका। वो सर का पता नहीं क्या नाम है सर, सुजय सर, ठीक है। इसके बाद वाला स्लाइड में सर आपको सब मिला, ठीक। तो दो तीन सर बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा वो भी लोग बोले तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। सौरभ भी नहीं बोल रहा है, सौरभ को भी चांस मिलेगा। देखिए सभी लोग इसमें मिल गए, ये क्या है, एक ऐसा मतलब सीरीज है ना, मतलब कि जिसे सब लोग को बोलना चाहिए। तो हमें क्या एक शिक्षार्थी के रूप में चीज़ों को समझकर और तब उसमें हम लोग को एनालाइज करना चाहिए कि हमको इसमें कैसे सुधार करना है, ताकि वो बच्चा उन चीज़ों को बेटर वे में और समझ सके। यानी हमें अपने आप को उसके प्लेस पे रख करके और तब चीज़ों को समझना है। अब बताइए सर, आप खत्म हो गया सर। जैसा हमने पढ़ा है, हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये ज़्यादातर करके फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, इसका बेनिफिट्स क्या है, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं बच्चे से तो बहुत सारे पार्ट पकड़ाते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक चैप्टर का एग्जाम देना है 10 नंबर का, यदि हमने उसे सबमिटिव एग्जाम दे दिया तो अगर 2-2 नंबर का क्वेश्चन देंगे तो हम 5 क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन और स्ट्रक्चर का 5 टॉपिक। लेकिन अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन उसको देते हैं तो उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आप एक बार ही उसका फॉर्मेटिव एग्जाम लें, आप बीच बीच में 2 बार 3 बार उस चैप्टर का ले सकते हैं, वीकली ले, मंथली ले, हाँ, जितना भी बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर एंड के समय ही आप असेसमेंट करें। इससे बेहतर होता है कि आपने अगर कोई पैराग्राफ पढ़ाया, कोई टॉपिक्स पढ़ाई, अगर मान लीजिए चैप्टर में जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हमने हिस्ट्री पढ़ाया उसका, तो उसका हम असेसमेंट एमसीक्यू टाइप में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट निकलता है कि बच्चे को जो हमने डाटा दिया वो डाटा उसके पास है या नहीं। अगर हमने उसको रिटर्न दे दिया, अगर 2 नंबर की क्वेश्चन दे दिया या 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए दे दिया, तो सारे चीज नहीं बता सकता है। ये हो गई, यानी बेनिफिट्स हो गया फॉर्मेटिव एग्जाम का। अब ये करना क्या है, अब स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंडिंग कितना कर रहे हैं टॉपिक्स का,
तो दो तरीका है, एक तो हम हर टॉपिक को कवर कर लें, दूसरा उसे रिटेन कुछ क्वेश्चन देकर ये निकाल लें कि हाँ वो जो समझा है उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता है कि हमने जो पढ़ाया उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने द्वारा। तो ये रिजल्ट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये हमेशा हो सकता है और हमारे काम को और भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इसीलिए जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं वो सारे फॉर्मेटिव एग्जाम होते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप्स के होते हैं, ताकि आप ब्रॉड सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू। अब मान लो सर बोले कि ये भी सही है कि अगर हम एमसीक्यू के क्वेश्चन में क्या पूरा हम उसका लिखने का स्ट्रक्चर पता नहीं कर पा रहे, फिर भी अगर आप चाहें कि मैं एमसीक्यू से अगर अप्लाई कराऊं तो वहाँ पर भी एक और ऑप्शन आप दे सकते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर यस अगर ये होता है नो होता है ठीक है इसे यस टू में देते हैं तो वहाँ पे उसके एमसीक्यू के साथ साथ आप मैं अपने तो उसमें क्या होता है कि हम उसके बाद उसमें उसके एमसीक्यू के साथ साथ हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, उसका लैंग्वेज वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि वह उस चीज़ को समझा कि किस बेसिस पर इसका आंसर ये दे रहा है, यस बता रहा है, नो बता रहा है, या आंसर ए बता रहा है, बी बता रहा है, सी बता रहा है। तो उसके लिए हम वहाँ पे एक लाइन ए भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जस्टिफाई योर आंसर। इफ यू कैन से दैट इज द आंसर, तो आप इसको जस्टिफाई करो कि हाँ इसका आंसर ये कैसे है। तो वहाँ पर वो आंसर भी बताएगा और उसका वो लैंग्वेज भी साथ में देगा। बीएड के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, हर साल पूछता है सेकंड ईयर। हाँ, अब ज़्यादातर पूछता है सर, तब नेक्स्ट कीजिएगा इसको। Assessment as learning. अब assessment as learning में आ रहा है। Through this process, students are able to learn about themselves as learner and become aware of how they learn. Become metagonic knowledge of one's own. सर इसमें लग रहा है कि भगा दिए हैं आप पहले वाला। ऑफ वाला भगाए शायद आप। पहले वाला भगा दिए क्या? पहले तो सबसे टॉप में था वही था, उसके बाद और उसमें हम मोटिवेट किए। हाँ ठीक है, ऑफर पर हो रहा ठीक है। A student reflect of their work on the regularly basis, usually through self and peer assessment of decide with the help of the teacher, particularly in the early stage what their next learning level will be। यानी इसमें हमारा क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम अपने आप कुछ पढ़ रहे हैं, अपने आप से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, या टीचर द्वारा भी पढ़ा रहे हैं, या क्या ग्रुप में हम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि हमें किस चीज़ की कमियां है, हमें किस चीज़ का, किस नॉलेज का, या किस टॉपिक का, या किस पॉइंट का कमी है, उस पर हमें कैसे सुधार करना है, हम आगे उसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही होगा सर। क्या सर ये सर अभिषेक सर शायद थे क्या? सौरभ सर बताइए सर। ठीक है सर, ठीक है। यानी हम अपने आप से किसी चीज़ को करते हैं, अपने आप में क्या सेल्फ स्टडी करते हैं, या ग्रुप में हम किसी चीज़ को क्या मतलब कि किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से हमारा कमियाँ, हमारा जो मतलब कि जो नेगेटिविटी है या हमारा लूज फॉल है, उसको हम वहाँ से क्या करते हैं, पिक करते हैं, और तब हम उसको कैसे उसमें इम्प्रूव करें, कैसे उसको सुधारें, वो चीज़ हमारा इसमें आ जाता है सर, एसेसमेंट एज लर्निंग। मेरे ख्याल से तो यही होगा। अगर और कुछ होगा तो बता सकते हैं। क्या सर बताइए, कुछ होता बताइए, हम लोग भी समझेंगे। आपके नॉलेज में कुछ होता बताइए, बताइए। सही बताया। ठीक है सर। असेसमेंट एज अ लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू टेक मोर रिस्पांसिबिलिटीज फॉर देयर ओन लर्निंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर क्या डायरेक्शन। यानी असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है ना, अपने आप में बच्चा क्या करता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्योंकि खुद से पढ़ता है। समय में बच्चे का मेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो खुद से करता है, अपने बच्चों यानी अपने साथियों के बीच में अगर कोई काम करता है और उससे सीखता है किसी काम को करने के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और यह डेवलपमेंट जो है, जो अगर एसेस करते हैं तो ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है कि हम ग्रुप में किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी चीज़ है तो फ्यूचर में उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, इसको और कैसे बेटर बनाएं, इसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ को अकेला करता है, कहीं से सीख करके उसको और डेवलप करने के लिए कोशिश करता है, तो उसका खुद का पर्सनली जो पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके लिए ज़्यादा हो जाता है उन चीज़ों को फोकस करने के लिए। सर नेक्स्ट कीजिएगा सर।
अब यहाँ आते हैं, पहला हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ से हमारा आ गया एक और, यहाँ पे डायग्राम दे दिया कि अगर वहाँ से हम लोग भटक रहे हो, कुछ अलग अलग का कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है या अलग अलग का प्रिडिक्शन आ रहा है, अलग अलग का लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर यहाँ पर एग्जाम से क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया कि आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चले जाएंगे सीधे पीरियोडिक टेस्ट। यानी पीरियोडिक टेस्ट हम जो लेंगे वो कहाँ किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसका मल्टीपल असेसमेंट जो होगा, और देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हो जाएगा ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हमारा मल्टीपल असेसमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हाँ, दोनों आ सकता है उसके अंदर, क्योंकि मल्टीपल असेसमेंट में जैसा बता, मल्टीपल असेसमेंट में क्या बहुत सारा हो सकता है, क्विज हो सकता है, क्विज, ओरल, फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सब चीजें हो सकता है। टेस्ट हम करा लें, सब्जेक्ट इनरिचमेंट मतलब प्रोजेक्ट कराएं, सब्जेक्ट वाइज अपना प्रोजेक्ट कराएं, फिर से लैब कराएं या फिर सब एएसएल कराएं, ये किसमें आ जाएगा, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। और असेसमेंट एज लर्निंग किसमें आ जाएगा, उसके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, यानी उसके बिहेवियर या क्वालिटी के मतलब कि जो उसका दिनचर्या है वो अपने वर्क कैसे फॉलो में लेता है, कैसे वर्क करता है, ये चीजें किसमें आ जाएगा, हमारा असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएगा। सर नेक्स्ट कीजिए। सेशन क्या 3A, इसमें हमारा क्या पीरियोडिक टेस्ट। अब इसके पीरियोडिक टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस किया हम, सर बढ़ाइएगा थोड़ा सा। इसमें पीरियोडिक टेस्ट हैंडल, इसमें हैंडल दे दिया है सर, इसमें ठीक है, इसका बता दीजिएगा। पीरियोडिक टेस्ट यहाँ पर 3 पेन एंड पेपर टेस्ट टू बी कंडक्टेड, पीरियड मिड टर्म टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट एंड पोस्ट मिड टर्म टेस्ट। यहाँ पे क्या हम लोग फिर मतलब क्या 3 टेस्ट लेते हैं सर, नहीं पीरियोडिक टेस्ट पहला जो बताया है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 3 टेस्ट होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए हमारा पीरियड मिड टर्म होना चाहिए टेस्ट, एक मिड टर्म होना चाहिए और एक पोस्ट मिड टर्म टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और एक ऊपर में शायद इसका स्ट्रक्चर दिया था मेरे ख्याल से, कुछ स्लाइड से पहले स्ट्रक्चर दिया था कि यहाँ से कितना मार्क्स को उठाते हैं और फाइनली उसको 20 मार्क्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। The best 2 performance out of these 3 should be considered the average of the 2 performance considered in them reduced by to 5%। अब ये दोनों में से क्या करते हैं, 5% को दोनों में से तीनों में से जो बेस्ट होता है, जो कोई बेस्ट होता है उससे हम क्या करते हैं 5% मार्क्स को क्या करते हैं हम वहाँ से एवरेज करके निकालते हैं। दोनों का एवरेज 5% मार्क्स हमारा होना चाहिए। बाकी 2 और था, ये तो 5 नंबर का होगा हमारा, बाकी 2 और था सर, जो चारों टेस्ट में हमारे पास देखिए कौन सा हमारा प्लास्टिक और प्लास्टिक के अकॉर्डिंग वहाँ से बाकी मार्क्स हमारा निकाला जाता है। नेक्स्ट कीजिएगा, डिजाइन ऑफ द ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन पेपर। चलिए अब आप लोग पहले बताइए क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आप लोग कैसे करते हैं। क्या ब्लूप्रिंट की बात हो चुकी है सर, ब्लूप्रिंट का बात हो चुकी है, नहीं हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्लूप्रिंट हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिजाइन करेंगे, क्वेश्चन पेपर के डिजाइन से आएंगे। बताइए आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं सभी लोग पार्टिकुलर क्वेश्चन बनाता है कि एग्जाम डिपार्टमेंट बनाता है, एग्जाम डिपार्टमेंट का डायरेक्शन होता है कि इस तरह का क्वेश्चन देना है, उसका ऑलरेडी निकल जाता है, फॉर्मेट निकल जाता है, उसी आधार पर हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं क्वेश्चन आप बनाते हैं कि एग्जाम डिपार्टमेंट फॉर्मेट आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, आप अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं ये बताइए। ब्लूप्रिंट की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन का फॉर्मेट। क्वेश्चन डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, इजी वे में, यानी कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। और भी बताइए, और भी बताइए, सभी लोग क्वेश्चन बनाते हैं, सभी क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो बच्चों को ऑलरेडी क्लास में फिनिश हो गया होना चाहिए, उसको पढ़ा दिया गया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम आगे वाले चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चन इनपुट कर दे दिया और एग्जाम बीच में आ गया और नहीं पढ़ा पाए, तो जो पढ़ाया गया उसमें से क्वेश्चन इनपुट होना चाहिए। जो हमारा पूरा बच्चों को पास कराना मॉड्यूल है वो भी होना चाहिए और बच्चों का चयन हो सके, कौन बच्चा टॉप है, कौन मिडिल में चल रहा है, कौन पूरा बच्चा उसको भी हम कैसे आगे जाए, इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए कि हमको जो बच्चा हाई लेवल का है उसका भी हमें पता चल जाता है। आपका आंसर
और तो कई बार पीरियड भी क्वेश्चन आता है। और बनाने के दौर में जो हम क्लास पीरियड में जो असेसमेंट बच्चों के लिए हम मॉक ओरली, उसमें माइंड में बैठ गया है कि इतना हम क्लास लिया, इतना असेसमेंट लिए हैं, इसमें से चुन कर क्वेश्चन देंगे तो बच्चे 100% जीत लेंगे, वैसा क्वेश्चन देना चाहिए। तो क्लास पीरियड में असेसमेंट लिए हैं, सर उसमें जो है देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे हो सकता है। अब कुछ सारे बच्चे एक तरह के तो होते नहीं है, कुछ पुअर भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन पुअर के हिसाब से होना चाहिए कि वो भी कर ले, कुछ मीडियम के हिसाब से होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसे करते हैं जो सबसे ब्रिलियंट है अकॉर्ड है वही कर पाए। वेरी गुड समझ, ये मतलब 2-3 लेवल में बांट रहे हैं। 60% क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो सभी बच्चे करें। सामान्य बच्चे का फिर उसके बाद 20% ऐसे क्वेश्चन जो जनरल बच्चे करें, और 20% क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में, और ना ही कहीं ऐसा रेगुलेशन है कि आप 60% 70% कर सकते हैं। इसका मल्टी डायरेक्शनल होता है कि बच्चे में हमें क्या क्या चीज देखने हैं। पहली बात नहीं सर, इसका नहीं सर, एक मिनट सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन जो पेपर है 20 मार्क्स मैथ में जो है 20 मार्क्स वो प्रैक्टिस के लिए देता है। सर 20 मार्क्स मल्टीपल क्लास क्वेश्चन क्यों देता है?